और दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गुप्त साम्राज्य का उदय और उसके स्रोत, साथ ही साथ उसके कुछ शासकों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में गुप्तों के पतन के बारे में बताऊंगा कि कैसे उनके शासन का अंत हो गया। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो को, हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये रामगुप्त के छोटे भाई थे। रामगुप्त की हत्या किए, उनकी बीवी को अपना बना लिए और सिंहासन पर 375 ईस्वी में आ जाते हैं। दोस्तों इनके पिता रहते हैं समुद्रगुप्त और इनकी माता का नाम दत्त देवी रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक रहते हैं और इन्हीं के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसके गुप्त शासकों में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही गोल्डन एज या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अनेक उपाधियां इन्होंने धारण की थीं, जिनमें महाराजा धीराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य आदि। ये सभी उपाधियां विक्रमादित्य ने धारण की थी। दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। इन्होंने नागों से यानी नागवंशी राजाओं से पहले अच्छा संबंध बनाया विवाह करके। विवाह किससे किया? कुबेर नागा जो थी इनसे विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तब उनको नागों का सहयोग मिल जाता है। उसके बाद कुबेर नागा से ही उत्पन्न होती हैं प्रभावती गुप्ता। तो इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता और ये अपनी बेटी का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर देते हैं। तो इस वैवाहिक संबंध से उनका नागवंशीय राजाओं के साथ अच्छा संबंध बनता है, साथ ही साथ वाकाटक वंश के शासकों से भी। जब उनका अच्छा संबंध बन जाता है तब वो शक विजय के लिए निकलते हैं और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को वो मार देते हैं। जब इसकी हत्या कर देते हैं तब जो शक का क्षेत्र था शासन का, गुजरात एवं कथियावाड़, ये दोनों पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। चंद्रगुप्त जब इस पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं तो वो अपने राज्य की जो दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाते हैं। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन दूसरी राजधानी उज्जैनी हो जाती है। दोस्तों शक विजय के बाद शकारी एवं विक्रमादित्य की उपाधि ये धारण करते हैं और इसी विजय के उपलक्ष्य में ये रजत मुद्राओं का प्रचलन भी करवाते हैं और इन्हीं रजत मुद्राओं से ही हमें इनके इतिहास को जानने में मदद मिलती है। दोस्तों ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है, ठीक है। चंद्रगुप्त के जो शासनकाल है इसमें मुद्रा कला का काफ़ी विकास हुआ था और अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया गया था, जिसमें धनुर्धर, छत्र, पर्यंक, सिंहहंता, अश्वरूढ़, राजा रानी, ध्वजधारी और चंद्र विक्रम शामिल था। दोस्तों दिल्ली के महरौरी के निकट एक कुतुब मीनार के पार्श्व में स्थित है लौह स्तंभ, ठीक है, जिसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर एक सम्राट की विजय प्रशस्ति उत्कीर्ण है और इस पे लिखा हुआ है चंद्र। अब इसी चंद्र को अनेक विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय समझते हैं। विद्वानों का ये मत है कि इस पर जो चंद्र लिखा हुआ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, लेकिन अनेक विद्वानों का ये मानना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है, ठीक है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहयान भारत के दौरे पर आते हैं और वो यहाँ पर आने के बाद
भारत की स्थिति को, यहाँ के प्रशासन को, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों, इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न का अर्थ ये हुआ कि 9 ऐसे व्यक्ति थे जो एक अनेक प्रकार, उनके पास एक अपनी एक विशेषता, अपने एक गुण होते थे। किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता था, किसी को बहुत अच्छी कविता लिखने आता था, किसी को बहुत अच्छा ज्योतिष था, कोई वैद्य था। तो ये 9 रत्न इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। तो अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, जिनमें कालिदास बहुत ही प्रमुख हैं। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट आदि। दोस्तों, इनका जो साम्राज्य विस्तार था ये पश्चिम से गुजरात से पूरब में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैला था। तो दोस्तों, इनके काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तृत हो चुका था, बहुत ही इसके साम्राज्य का विकास हो चुका था। इनके जाने के बाद आते हैं इनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ध्रुव देवी से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं का एक भाई रहता है गोविंद गुप्त, जो छोटा भाई रहता है। गोविंद गुप्त वैशाली का राज्यपाल रहता है, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो जाता है, जिसके कारण कुमारगुप्त इन्हें पराजित कर देता है। और इन्होंने अनेक उपाधियां भी धारण की, जैसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र और प्रमुख उपाधि थी महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म को अपनाए थे, लेकिन ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। ये धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं। दोस्तों, इनके शासनकाल की एक ही सबसे प्रमुख घटना है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और भीतरी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि इनका जो शासनकाल का अंतिम दौर था, शासनकाल के अंतिम दौर में पुष्यमित्र, ये एक प्रकार की उस समय जाति थी, इन्होंने इसके साम्राज्य पर आक्रमण किया। और इन्होंने क्या किया, कुमारगुप्त ने, कि इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्र को इस युद्ध में स्कंदगुप्त पराजित कर देता है। और संभवतः अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए गए थे, जिसका अर्थ ये निकाला जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जरूर किया रहा होगा। दोस्तों, कुमारगुप्त ने कुल 40 वर्ष तक शासन किया था। 40 वर्ष शासन करने के बाद इसके पुत्र स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने भी क्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनका शासनकाल मात्र 12 वर्ष का था। और दोस्तों, इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, उसके बाद रुद्रदामन ने इसे सही करवाया था। फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ये झील, इसका बांध टूट गया, तो इसको 2 महीने के भीतर स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया, ताकि इसकी जनता को किसी प्रकार की सामना कठिनाइयों का ना करना पड़े। दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में पहला हूण आक्रमण हुआ, जिसका नेता था खुशनेवाज। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य की रक्षा की और उन्होंने हूणों को पराजित किया। तो इनके शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण घटना है, जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार और दूसरा हूणों का प्रथम आक्रमण। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्कंदगुप्त आखिरी शक्तिशाली दोस्तों, स्कंदगुप्त जो था, ये गुप्तों में आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। इसी के बाद गुप्तों के पतन का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि अयोग्य शासक होते हैं। इसके बाद बाहरी आक्रमण लगातार होने लगते हैं और अयोग्यता के कारण बाहरी आक्रमणों से ये रक्षा नहीं कर पाते हैं लोग। तो आखिरी जो शक्तिशाली सम्राट थे वो स्कंदगुप्त थे।
अब गुप्तों के पतन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पतन के दौरान जो पहला शासक था वो थे पुरुगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त। दोस्तों, भानुगुप्त की जो पतन का दौर जब चल रहा था, जिस पतन के दौर में लगभग 100 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य बना रहा, इन 100 वर्षों के दौर में कुछ शासकों ने शासन किया कुछ ही वर्ष तक। उनमें जो भानुगुप्त थे, भानुगुप्त के शासनकाल में सती होने का पहली बार उल्लेख मिलता है। जो सती प्रथा थी जिसमें नारियों को जला दिया जाता था, उसका सबसे पहला उल्लेख हमारे इतिहास में भानुगुप्त के शासनकाल में मिलता है। ये कैसे पता चलता है? एरण अभिलेख से। जो एरण अभिलेख था, इसी से हमें पता चलता है कि भानुगुप्त के शासनकाल में सती हुआ थी। ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय आए, फिर उसके बाद विष्णुगुप्त। दोस्तों, जो विष्णुगुप्त थे ये आखिरी गुप्त सम्राट थे। 550 ईस्वी में इनकी मौत हो गई और विदेशी आक्रमण, हुड़ों ने फिर से आक्रमण किया था। जब फिर से आक्रमण किए तो इनकी मौत हो गई। जब इनकी मौत हो गई अयोग्यता के कारण, तो इनका जो साम्राज्य था, संपूर्ण गुप्त राजवंशों का पूरी तरह से अंत हो गया जब इनकी मौत हो गई। तो गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी में समाप्त हो गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अच्छी अच्छी अपडेट्स हम आपको आगे भी देते रहेंगे।